नमस्कार, स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़ की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। रायपुर विधानसभा में एक 8 साल की बेटी अपने परिवार के साथ पहुंची और सीएम भूपेश बघेल से मुलाकात की। वहीं आपको बता दें कि परिवार ने सीएम का आभार जताया है। कोरिया में भेंट मुलाकात कार्यक्रम में सीएम के सामने परिवार ने तकलीफ रखी थी कि उनकी बेटी को सुनने और बोलने में तकलीफ है। वहीं आपको बता दें कि सीएम भूपेश बघेल ने निर्देशन पर एम्स में बच्ची का इलाज हुआ है, जिसके बाद बच्ची अब सुन सकती है। परिवार अब सीएम से मिलने पहुंचा तो नन्ही वर्षा ने ही सीएम का काका कहकर आभार जताया, जिसके बाद सीएम भाव विभोर हो गए और बेटी को खूब दुलारा। वर्षा के परिवार ने आभार जताते हुए मुख्यमंत्री का पोर्ट्रेट उन्हें भेंट किया। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि वे जिंदगी भर इस सहयोग को नहीं भूल पाएंगे। मुख्यमंत्री ने परिवार को आश्वस्त किया है कि स्पीच थेरेपी से बिटिया अब नए शब्द सीखने और भाषा ज्ञान कराने में हर संभव मदद की जाएगी। इस मौके पर संसदीय सचिव चंद्रदेव राय, विधायक विनय जायसवाल, कुलदीप जुनेजा, मुकेश मिश्रा, ज्योति मिश्रा सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मानसून का यह सत्र कांग्रेस के विदाई का अंतिम सत्र है। इस सत्र में हम किसानों के हालात, प्रदेश में बढ़ते अपराध व प्रदेश में बिजली संकट से जूझ रहा है, इन सब मुद्दों को सदन में प्रमुखता से उठाएंगे। साथ ही और दूसरे मुद्दों पर भी अपनी बात रखी जाएगी। कांग्रेस के विदाई का अंतिम सत्र है। हम लगातार किसानों के मुद्दे को लेकर के, बिजली संकट को लेकर के, बढ़ते हुए अपराध को लेकर के, और जिस प्रकार से इस कांग्रेस की सरकार आने के बाद में जो लगातार भ्रष्टाचार के जो मामले हैं हम उठाते जा रहे हैं, न मंत्री जवाब दे पाते हैं, न हम मुख्यमंत्री जवाब देने की स्थिति में हैं। आज 4.25 साल निकल गए, हमारे अनियमित कर्मचारी, संविदा कर्मचारी सब सड़कों पर हैं, लेकिन वादा करने के बाद में सरकार के द्वारा वादा खिलाफी की गई है। और इस प्रकार से यदि अपराध को हम देखें तो अनेक प्रकार के अपराध, जिसमें अनाचार की घटनाएं लगातार वृद्धि हो रही है, उसके साथ में अपहरण की घटनाएं बढ़ रही है। घर से उठा करके ले जाने की स्थिति अब जैसे बिहार की रही है पूर्व में, वैसी स्थिति छत्तीसगढ़ के बनते जा रही है। कोई कंट्रोल नहीं है, कोई नियंत्रण नहीं है। ये सत्र निश्चित रूप से एक प्रभावी सत्र हम लोग के लिए होगा। इसमें अविश्वास प्रस्ताव भी हम लोग लेकर के आ रहे हैं और पूरी चर्चा अविश्वास प्रस्ताव पर होगी। कुल मिलाकर के मेरा कहना यह है कि जिस प्रकार से लोक लुभावन नारे के साथ में कांग्रेस सरकार बनी और बनने के बाद में ये सरकार धरातल पर नहीं रही, होल्डिंग की सरकार मैंने कहा, विज्ञापन की सरकार कहा, और इसलिए ये जो अंतिम सत्र हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी सत्र के बाद में कांग्रेस की विदाई तय है। जनता देख रही है, नवंबर का इंतजार कर रही है और नवंबर में ये सरकार की विदाई होगी। इन सारे मुद्दे को लेकर के हम लोग सत्र में उठाने वाले हैं और मैं समझता हूं हमारे लिए सत्र, किसानों के लिए, सबके लिए महत्वपूर्ण सत्र है। जिलाधिकारी सौरभ कुमार ने जनदर्शन में जिले के दूर दराज क्षेत्रों से आए लोगों से मुलाकात कर उनके समस्याओं को सुना। वहीं आपको बता दें, इस दौरान विभिन्न समस्याओं को लेकर सैकड़ों आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें से कुछ का तुरंत निराकरण भी किया गया। वहीं कुछ प्रकरण पर आवश्यक जांच के बाद निराकरण करने के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि जनदर्शन में ग्रामीणों ने बताया कि गांव के प्राथमिक शाला भवन अत्यंत जर्जर हो चुका है, जिसके कारण बरामदे में कक्षाएं संचालित हो रही हैं। साथ ही गांव में आंगनबाड़ी के लिए भी भवन नहीं है, जिसके कारण अत्यंत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं आपको बता दें कि कलेक्टर ने ग्रामीणों की समस्याओं का शीघ्र निराकरण का आश्वासन दिया है। कलेक्टर ने इसके निराकरण के लिए जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश भी दिए हैं।
छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को कुछ ही महीने बाकी हैं, जिसे लेकर सभी पार्टियां सक्रिय हो गई हैं। वहीं आपको बता दें कि इस बार जनता का मूड क्या है, इसे लेकर हर खबर की टीम ने विधानसभा चुनाव क्षेत्र बिल्हा के निवासियों से बातचीत की और जाना कि उनकी पसंद कौन है। तो आपको बता दें कि चुनावों की तैयारियों में सभी पार्टियां जो है वो जुटी हुई हैं और इसी को लेकर जो है हमारी टीम के द्वारा जायजा लिया गया। इस बार कौन जीतेगा, कौन हमारे लिए काम करेगा? जनता पार्टी का काम जब क्या हमारा यहाँ 13 बार का अच्छा काम हुआ था, अभी भी हम वही चाह रहे हैं, नरेंद्र मोदी बढ़िया है। यानी किसको जीतना चाहिए इस बार? कौन अच्छी सरकार है आपकी नजर में? कौन सरकार है? महंगाई तो बढ़ी गई है, कांग्रेस की सरकार लाया जाएगा। कांग्रेस आप सरकार किसके तरफ आना चाहिए? कौन सी आना चाहिए? क्यों लेकिन लोग बोलते हैं बहुत महंगाई कर दी है। भाई महंगाई तो विकास करोगे वो आदमी कर देगा तो महंगाई तो बढ़ेगा, और उसमें महंगाई थोड़ी है। सब्जी खाओगे तो सरकार थोड़ी की है, किसान मेहनत न करेगा सब्जी बढ़ेगा। और आपका क्षेत्र कौन सा है? अच्छा, यहाँ के विधायक का नाम जानती हो? विधायक यहाँ कौन जानती हो? कौन? वोट डालते हैं? किसको डालते हैं? इस बार कौन सा सरकार आना चाहिए? बताइए टीवी में आएगा। बोले देना, बोला पैदल से टेंशन बनता क्या लगता है कि सरकार किसकी आनी कौन आना चाहिए? नेता यहाँ आते हैं आपको क्या लगता है कि हम किसको वोट डालें, किसको जिताएं? आपको आएगा क्या चाहते हो? आप नेता क्या अभी भैया है? अरे समझ चाहते हैं क्या नाम? छत्तीसगढ़ किसान कांग्रेस के उपाध्यक्ष विनय शुक्ला ने फूलो देवी नेताम की भावनाओं की सराहना करते हुए कहा कि निसंदेह कांग्रेस की सरकार बनाने में उनकी उपयोगी जानकारी पार्टी के हित में रहेगी। किसान कांग्रेस का उपाध्यक्ष आज हमारी राज्यसभा की सांसद आदरणीय फूलो देवी नेताम जी द्वारा अपना इस्तीफा राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला कांग्रेस को भेज दिए हैं। क्योंकि छत्तीसगढ़ में फूलो देवी नेताम जी का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा, वो छत्तीसगढ़ की राज्यसभा सांसद भी है, तो उसके सांसद का भी जो कार्य संभाल रही है वो भी बहुत शानदार रहा। उनके रहने से जो महिला कांग्रेस है वो छत्तीसगढ़ में एक अपना अलग पहचान बना के रखी थी और संगठन को बहुत अच्छे तरीके से चलाने का जो काम है वो कर रही थी। अपने दायित्व को समाप्त कर नए प्रदेश अध्यक्ष की, जो हमारे प्रदेश के नए प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय दीपक बैज जी के नेतृत्व में फिर से पार्टी का गठन, फेरबदल और बदलाव किया जा रहा है। शायद मोहन मरकाम जी के हटने के बाद उनको ऐसा लगा कि संगठन में एक बड़े बदलाव करना है और अपनी कार्यकाल को पूरी कर चुकी थी। इसी वजह से वो अपनी जगह कोई और अच्छी महिला को प्रदेश अध्यक्ष बनाने के लिए वो संकल्पित थी और इसी दायित्व को पूरा करते हुए उन्होंने आज
अपने पद से इस्तीफा दिया। उनका कार्यकाल छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छा रहा। मैं उनको सादर प्रणाम करता हूं कि उनके नेतृत्व में काफी कांग्रेस पार्टी आगे निकली और ये आशा करता हूं कि एक अच्छे प्रदेश अध्यक्ष भी बहुत जल्दी हमको मिल जाएगी। इन्हीं आशाओं के साथ मैं विनय शुक्ला आप सभी को नमस्कार करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय बेलतरा। चांपा पुलिस को जानकारी मिली कि ग्राम बालपुर में लक्ष्मी प्रसाद चौहान अपने मकान में अवैध रूप से नशीले सिरप बिक्री करने के लिए रखे हुए हैं। वहीं आपको बता दें कि पुलिस को सूचना मिलते ही ग्राम बालपुर पहुंचकर लक्ष्मी नारायण के घर की तलाशी लेकर मकान के अंदर 14 नग कार्टन और 3 नग बोरी के अंदर कार्टून से भरे हुए कुल 2340 नग ओनी एक्स कप सिरप 100 ml की शीशी जो है वो बरामद की गई। वहीं आपको बता दें कि जिसको लक्ष्मी प्रसाद चौहान के कब्जे से बरामद किया गया है। यह सिरप प्रतिबंधित मादक पदार्थ 10वीं की सिरप की श्रेणी में आता है। संबंधित मकान के वह दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए भी कहा गया है। पूछताछ पर 3 माह पूर्व चांपा की बेटी के द्वारा फोन कर 4 पहिया वाहन से कुल 30 कार्टन नशीली सिरप जो है वो रखे बताए गए। थाना चांपा अंतर्गत बालपुर निवासी लक्ष्मी प्रसाद चौहान अपने घर में अवैध मादक पदार्थ नशीली सिरप बिक्री हेतु रखा है। सूचना पर से मुखबिर के बताए स्थान पर तत्काल पुलिस टीम के द्वारा रेड किया गया। रेड करने पर वहां उसके घर से कुल कार्टून में भरे हुए कुल 2340 नग नेक्स कॉफी नाम का और ऑनरेक्स नाम का सिरप बरामद किया गया। उसके संबंध में दस्तावेज पेश करने नोटिस दिया गया। उसके किसी भी प्रकार से आरोपी के द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया और अपना अपराध स्वीकार करते हुए बताया कि मामले के एक अन्य आरोपी करीबन 3 माह पूर्व उसे करीब 30 कार्टून नशीली सिरप उपलब्ध कराया था, जिसको कोई व्यक्ति आता था और उससे जो अन्य आरोपी है उससे बात करवाकर फोन से उसे ले जाता था और स्वयं भी बिक्री करता था। इसके एवज में उसको 50 रुपया प्रति सिरप प्राप्त होता था। आरोपी के कब्जे से कुल 2340 नग नशीली सिरप और साथ ही एक मोबाइल और बिक्री से प्राप्त नकदी रकम 1000 रुपया जब्त कर विधिवत NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है और पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर आरोपी गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सुकमा जिले के ग्राम पंचायत गादीरास के किनारे पर बहने वाली मलगेर नदी उफान पर है। नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण गादीरास और कौंडरे मार्ग बाधित हो चुका है। वहीं आपको बता दें कि पुल का स्तर निचली है और जिसके कारण पुल के ऊपर से उफनती नदी का पानी ऊपर से बह रहा है। गादीरास तहसील से टूटा दर्जनों पंचायतों का संपर्क, जिससे आवाजाही बाधित हुई है। अभी भी कई लोग फंसे हुए हैं और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नमस्कार, मैं बालक राम यादव, हर खबर के लिए सुकमा से। यहाँ जो अभी ग्राउंडिंग रिपोर्ट कर रहा हूँ मैं, ग्राउंडिंग रिपोर्ट में देख सकते हैं अभी यहाँ पर कुछ लोग अभी पार भी कर चुके थे और यहाँ पर मैं बताऊँ कहीं ना कहीं यहाँ पर इस मलगेर नदी में यानी कि कहीं ना कहीं बड़ी जोखिम में डाल के, जान जोखिम में डाल करके यहाँ पर पार करने का प्रयास किया जा रहा है। पर आज इतनी बड़ी अगर तूफान पर है नदी पर भी कई ऐसे लोग हैं कहीं ना कहीं अपने अनेक जान को जोखिम में डालकर परेशानी यानी यहाँ उठा रहे हैं। तो हर नदी नाले आज के डेट में अगर देखा जाए, आज 3 दिन लगातार सुकमा जिला में बारिश हो रही है। 3 दिन बारिश में इतनी बड़ी अनेकी पानी कहीं ना कहीं एक किसान को तो राहत भरी खबर तो मिल चुकी है, मगर राहत भरी खबर के साथ साथ में कहीं ना कहीं अभी जनता को परेशान में भी डाल दिया है। यानी कि नदी नाले उफान पर है, एक गांव से दूसरे गांव यानी जोड़ती है, तो आवाजाही करने वाले को बहुत बड़ी परेशानी हो रही है। तो परेशानी कहीं ना कहीं कहीं नीच स्तर में होने के कारण में कहीं ना कहीं यहाँ पर परेशानी देखने को मिल रही है। तो इस मलगेर नदी में लगभग सुकमा जिला में अगर बात करूं
2 से 3 जगह पुल बन चुके हैं, 4 जगह बन चुकी है लगभग, यानी कि उस जगह में कहीं ना कहीं ऊंचाई लेवल ज्यादा है, जिसके चलते कहीं ना कहीं वहां पर पुल ऊपर से पानी नहीं जा रही है। अगर आज हम बात करें इस पुल की, अगर हम बात करते, इसका जो स्तर है नीचे स्तर पर है, निचले स्तर पर है, जिसके चलते यहाँ पर पुल के ऊपर से पानी उफान पर जा रही है। पर आज इस पुल को ऊपर की ओर यानी कि उछले स्तर पर रहने की जरूरत रही है, पर आज जिस समय इस पुल को निर्माण किया गया तो कहीं ना कहीं इसको नीचे स्तर पर किया गया, जिसके आज यहाँ की जनता को झेलनी पड़ रही है। बीजापुर जिले में पिछले कई दिनों से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं खेतों में भी पानी भरा हुआ है, जिसके कारण किसान धान नहीं बो पा रहे हैं। लगातार हो रही बारिश के कारण लोग ट्रैक्टर या गाय बैल से भी जोताई नहीं कर पा रहे हैं। हर खबर से मैं सलमान चंद्रगिरी। आज हम लोग ग्राम पंचायत धनोरा में मौजूद हैं। यहाँ का स्थिति इतना ज़्यादा गंभीर होते जा रहा है कि देखते ही देखते बाढ़ बढ़ता जा रहा है। पानी खेतों में भरा हुआ है। मेरे पीछे भी आप देख रहे हैं कि पूरा खेत में पानी भरा हुआ है। इससे लोगों का, जो यहाँ के ग्रामवासी लोग हैं, जो खेती किसानी लोग हैं, किसानों को काफ़ी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे कि लोगों को इतना ज़्यादा काफ़ी तकलीफों का सामना करना पे दान वो लोग बो नहीं पा रहे हैं, क्योंकि पानी हट ही नहीं रहा है खेतों से। लोग दान भिगा के भी अभी तक का बेचारे परेशान हो रहे हैं, जिसकी वजह से लोग वेट कर रहे हैं कि कब पानी हटेगा, बरसात कब कम होगा, जिसके बाद हम लोग दान बोएंगे। इस साल का फसल यह अच्छा होगा या ही नहीं होगा, यही उनका कहना है। कि और उन लोग ये भी मान रहे हैं कि शायद अगर आने वाले 2 दिनों के अंदर बारिश छूट जाएगी तो हमें खेत में धान बोने के लिए मिलेगा। कई लोगों का धान भी खराब होता जा रहा है। कुछ लोग रोपा लगाए हैं, सारा रोपा बह गया है। जो इससे पहले धान बोए हैं उनका भी बह चुका है। काफ़ी रोना गाना भी कर रहे हैं किसान लोग, जो देख रहे हैं कि यहाँ पे मौसम विभाग के लोगों का भी कहना है कि 2 दिनों तक कंटिन्यू बारिश होगा। तो उसी प्रकार से ये बारिश ज़्यादा ही बढ़ रहा है। अब पता नहीं कितने दिनों में ये बारिश रुकेगी, कि ये बाढ़ हटेगा तो लोग, यहाँ के लोग जो हैं वो दान बो पाएंगे। आइए हमारे साथ बने रहिए। हर खबर के साथ हम लोग आपको हर समय का अपडेट देते रहेंगे। ना अभी कम से कम 5-6 दिन हो रहा है, पानी बहुत ज्यादा गिर रहा है। तो इसको ना पानी माने बहुत ज्यादा गिर रहा है ना, किसान लोगों को दिक्कत हो रहा है। अब खबर बिलासपुर से है, जहां मतदाता जागरूकता कार्यक्रम स्वीप के तहत समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित शासकीय दृष्टि एवं श्रवण बाधित तार्थ विद्यालय तिफरा बिलासपुर के स्कूली बच्चों और शिक्षकों ने मतदाता जागरूकता रैली निकाली। वहीं आपको बता दें कि बड़ी संख्या में स्कूली छात्र छात्रा उत्साह से इस रैली में शामिल हुए। अपनी सरकार या अपने क्षेत्र के या अपने स्थानीय प्रशासन के प्रतिनिधित्व के लिए एक प्रतिनिधि की आवश्यकता होती है। उस प्रतिनिधि की आवश्यकता हम अपने मताधिकार के उपयोग से पूरी कर सकते हैं। परंतु जैसे जैसे यह देश लोकतांत्रिक और जनतंत्र के दौर में आते जा रहा है, वहीं इस देश में भ्रष्टाचार जैसे कई कुरीतियां फैलती जा रही हैं, जिससे मतदान बाधित हो रहा है। साथियों, आप सभी को पता है कि कुछ क्षेत्रों या जगहों पर मतदान के लिए मतदान केंद्र लगाए जाते हैं। हर जगह पर वैसे तो मतदान केंद्र लगाए जाते हैं, परंतु इसे बाधित करने के लिए या तो यहाँ पर हिंसाएं की जाती है, जैसा कि आपने अगर वर्तमान की बात करें तो पश्चिम बंगाल के चुनाव में जब पंचायत चुनाव हो रहा था, उसमें कितनी ही न जाने कितनी ही हिंसाएं हुई, जिसमें अलग अलग दलों के अलग अलग व्यक्तियों के की जाने गई हैं। ये बहुत ही चिंता का विषय है, क्योंकि मतदान शांतिपूर्ण होना चाहिए, न कि हिंसात्मक। अगर मतदान ही हिंसात्मक होगा या इसे कराने के लिए हिंसा का सहारा लिया जाएगा या अपने लिए अपने किसी विशेष व्यक्ति के चुनाव के लिए हिंसा का सहारा लिया जाएगा, तो ये मतदान लोकतंत्र के प्रति पूरी तरह से समर्पित नहीं होगा और मतदान का यह पूरी तरीके से दुरुपयोग होगा। साथियों, आपको यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि आपको किसी भी तरह के प्रलोभन में नहीं आना चाहिए। आपने अपने आसपास में कभी ना कभी यह गौर जरूर किया होगा कि अगर आप
किसी क्षेत्र के प्रतिनिधि किसी विशेष समुदाय के लोगों को साड़ी, कम्बल या उन टीवी, फ्रिज, कूलर आदि प्रलोभन वस्तुओं का प्रदान करते हैं। आपको वो वस्तुएं तो आपको मिल ही जाएंगी, परंतु अगले 5 वर्ष तक वो आप पर आधिपत्य करता रहेगा और मनमर्जी शासन करता रहेगा। अगर आपको एक अच्छा प्रतिनिधि चुनना है तो आपको ऐसे प्रलोभनों से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। जैसा कि आज देखा जाता है और पढ़ा भी गया है कि चुनाव के समय सत्ताधारी और विपक्षी दल कई तरह से जनता को लुभाने की प्रयत्न करते हैं। जैसे कि कुछ दल कंबल, चादर, शराब या पैसे इत्यादि वितरण करते हैं ताकि जनता लुभान्वित हो और हमें मतदान दे, जबकि ऐसा करना नियम के विरुद्ध है। और मैं जनता से अपील करता हूं कि वो ऐसे दल को वोट ना दें जो आपको प्रलोभनों से कंबल, चादर या किसी ऐसी वस्तु से आपको लुभाने की प्रयत्न करें। हमको एक ऐसे दल को वोट देना चाहिए जो सबकी आवाज एक समानता के साथ सुने और उसको पूरा करने का प्रयास करे। और हमें जातीय, धार्मिक या अपने मोहल्ले, गरीब, शहर या परिवार से है, इस आधार पर भी हमें मतदान नहीं देना चाहिए। निष्पक्ष मतदान के विषय में अपने विचार व्यक्त करने जा रहा हूँ। निष्पक्ष मतदान किसी देश के उत्तम शासन, समग्र विकास और लोगों के जीवन की गुणवत्ता के लिए महत्वपूर्ण है। यह स्वतंत्र और न्यायपूर्ण समाज के आधारशिला है। हम सभी को अपने देश के भविष्य तय करने में आवाज उठाना चाहिए। देश में सभी व्यक्ति का आवाज समान रूप से सुनी जाए, यह केवल निष्पक्ष मतदान से ही संभव है। मतदान करने के लिए और चुनाव में शामिल होने के लिए सभी के लिए समान अवसर होनी चाहिए। सभी नागरिकों को पंजीकरण कराना चाहिए जो मतदान करने के लिए निर्धारित पात्रता को पूरी कर लें। और साथ ही सभी नागरिकों को यह भी अधिकार होना चाहिए कि वह एक उम्मीदवार के रूप में भी चुनाव लड़ सके। एक निष्पक्ष मतदान में के अनुसार सरकार को यह व्यवस्था करना चाहिए कि सभी मतदान अपने सभी दिव्यांग। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की अभी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।